हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में। तो दोस्तों, यूं हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस प्रकार से होता है। उसमें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य कारक होते हैं, कच्चे पदार्थ जो होते हैं, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, वो क्या क्या होते हैं और प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है, इसके बारे में हम जानेंगे कि वो कितने चरणों में पूरा होता है, यानी कि कितने प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यह कैसे पूरा होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे पादप में होता है। तो इसके लिए मुख्य घटक होती है सूर्य की प्रकाश, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा में जल, तथा लास्ट में हम कह सकते हैं क्लोरोफिल। ये चारों जो घटक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आपका एक पादप है, हरा पादप है। ठीक है। तो दोस्तों, जो ये हरा पादप होता है इसमें जड़ के द्वारा मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित किया जाता है। जड़ के द्वारा मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित किया जाता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है। और जो पत्तियां होती हैं वातावरण में उपस्थित आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको ग्रहण करती है। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और मृदा से जल को ग्रहण करती है। और ये जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जो ये सूर्य है इसकी प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करके ग्लूकोज बनाती हैं। ठीक है। आपस में क्रिया करके ग्लूकोज बनाती हैं और जल निकालती हैं, साथ ही ऑक्सीजन को अवमुक्त करते हैं, यानी कि वातावरण में जो उपस्थित ऑक्सीजन है जो हम ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, वो ऑक्सीजन जो होता है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही निकलता है। क्योंकि वो जब प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो वो अपने लिए ग्लूकोज बनाती हैं और जल को निकालती हैं, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को भी अवमुक्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है वो एक जटिल अंतःशोषी उपाचयी प्रक्रिया होती है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है वो निम्न दो चरणों में पूर्ण होती है। दो चरणों में पूर्ण होती है। तो पहली चरण है प्रकाशिक, या फिर जिसे हम हील अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया, या फिर जिसे हम कैल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाशिक या हील अभिक्रिया जो होती है, प्रकाशिक नाम से स्पष्ट है कि इसके अभिक्रिया के लिए हमें प्रकाश यानी कि सनलाइट की होनी बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है। तो अब हम नंबर एक पर बात करेंगे प्रकाशिक या हील अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रकाशिक या हील अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, जो हील अभिक्रिया होती है उसका नाम कैसे पड़ा हील अभिक्रिया, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया को ही हील अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसका अध्ययन सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में रॉबर्ट हिल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इसलिए प्रकाशिक अभिक्रिया को हील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट्स आए, उनको समझ लेते हैं। एक आया हरित लवक और दूसरी आई ग्रेना। तो जो हरित लवक होता है वो हरे पादप के पत्तियों में पाया जाता है, जिसका रंग हरा होता है। अब जो हरे पादप की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं पर्णहरिम के कारण, यानी कि क्लोरोफिल के कारण हरे पादप की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो हरित लवक के अंदर पाया जाता है थैलेक्वाइड, और उसी थैलेक्वाइड में छोटे छोटे सिक्कों के जैसी ढेर बनी होती है, सिक्कों की ढेर बनी होती है। और उस सिक्के की ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। और उस ग्रेनम से एक सिक्कों को अगर हम निकाल लें, ठीक है, उस ग्रेनम के एक सिक्के को अगर हम निकाल लें तो उसे हम ग्रेना कहेंगे। और ग्रेना में पाया जाता है
पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर हील अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर हील अभिक्रिया को निम्न पदों में विभक्त कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताएंगे जिससे आपको प्रकाशिक अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, और इसे लिख करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स को। तो नंबर एक, जो पहली पॉइंट है वो है, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको ग्रहण करता है हरित लवक। ठीक है, और हरित लवक के अंदर जो ग्रेनम थैलेक्वाइड पाया जाता है, थैलेक्वाइड के अंदर ग्रेनम पाई जाती है, और ग्रेनम के अंदर उपस्थित होता है पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल। वह सूर्य के प्रकाश को पाते ही सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी लड़के को अगर पैसा दे दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कोई भी खाने पीने के सामान दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो हरित लवक होता है उसको सूर्य की प्रकाश दे दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और सक्रिय होने के बाद क्या करता है, जो एडीपी होती है उसका एडीपी में बदल जाता है, एडीपी को एडीपी में बदल देता है। ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य की प्रकाश ग्रहण कर हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। सक्रिय पर्णहरिम जल का प्रकाशिक अपघटन करके उन्हें H+ आयनों तथा OH आयनों में तोड़ देती है। ठीक है, जो सक्रिय पर्णहरिम होती है यानी कि सक्रिय क्लोरोफिल जो होती है वो प्रकाशिक अपघटन के द्वारा जो जल होता है उसको H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन में और OH- यानी कि हाइड्रोक्सी आयन में तोड़ देती है। ठीक है, अब चलिए नंबर 3 पॉइंट को हम समझते हैं, तीसरे पॉइंट को। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न, जो जल का प्रकाश अपघटन हुआ था वहां पर बना था हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, उसमें जो जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्सी आयन होते हैं यानी कि OH- आयन जो होता है वो परस्पर जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जो OH- आयन होता है वो फिर से जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो रंध्र होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रोमा रात के समय खुलते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उसमें स्ट्रोमा रात्रि के समय खुलते हैं, और जो हमारे आसपास के जो पादप होते हैं उसमें स्ट्रोमा दिन के समय खुलते रहे और रात के समय बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो गैस के रूप में मुक्त होकर के रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्टोमा के द्वारा यानी कि रंध्र के द्वारा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को स्टोमल ट्रांसपायरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका नोट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पर रफ में। ठीक है, कि स्टोमा के द्वारा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को स्ट्रोमल ट्रांसपायरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए नंबर 4 पॉइंट जो होता है, नंबर 4 जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन प्रोटॉनग्राही NADP को NADPH2 में उपचयित कर देता है। ठीक है, जो जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा दो आयन मुक्त हुए थे। पहला आयन था आपका हाइड्रोजन आयन और दूसरा था आपका हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, OH- आयन। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन ग्राही का काम करता है। ठीक है, वो NADP को बदल देता है NADPH2 में। ठीक है, तो इस अपचयित NADPH2 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो NADPH2 है इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है वो स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है, ठीक है, जो ऊर्जा मुक्त होता है वो एडीपी को यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के जो अणु होते हैं, ठीक है, उसमें एक ऊर्जा युक्त फास्फेट समूह बंध के रूप में जुड़ करके एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। जो एडीपी होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ऊर्जा के रूप में, वो फास्फेट समूह के एक बंध को जोड़ करके वो एडीपी को एटीपी में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को फास्फोराइलेशन या फिर फास्फोरिलेशन कहते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और वीडियो एक भी मिस ना हो पाए।